गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स थी वो डिस्कस की थी, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स डिस्कस किए थे, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर डिस्कस किया था और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट डिस्कस किया था। तो आज देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या है। जब भी कभी लिखा हो दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उससे क्या समझ में आता है ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये चीज समझ नहीं आएगी आपको तो रिलेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी। इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात कर रही हूँ दो सेट्स की, सपोज एक सेट ए है और एक दूसरा सेट है बी, और डेफिनेटली ये दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, मतलब खाली नहीं है। खाली होंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं करनी है ना। ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो अब अगर ये दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की जा रही है तो क्या इससे समझ में आएगा? बहुत एक सिंपल सी बात है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट which consists of all ordered pairs स्मॉल ए कॉमा बी। मतलब इस टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आएंगे, सच दैट ये ए बी जो है इस तरह से होंगे कि स्मॉल ए जो है वो मेरे पहले सेट को बिलोंग करेगा एंड स्मॉल बी जो है वो मेरे सेकंड सेट को बिलोंग करेगा, दैट इज बी। ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैं बात कर रही हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे हम? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी लिखा है, इसका मतलब आपको समझ जाना है इसको कैसे पढ़ना है हमें। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसी तरह अगर बी क्रॉस ए लिखा है तो कैसे पढ़ेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। ठीक है। तो सीधी सी बात क्या है कि जब भी हम दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि उसका मतलब एक सेट होता है। कैसा सेट? जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ऑर्डर्ड पेयर वाली लेक्चर को अटेंड नहीं किया है, फर्स्ट लेक्चर वो पहले अटेंड कर लें ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि ऑर्डर्ड पेयर्स होते क्या हैं। तो ऐसे सेट के अंदर एलिमेंट्स किसके फॉर्म में होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर में ए जो है यानी मेरा पहला एलिमेंट जो है वो मेरे पहले सेट को बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। दैट इज, मैं क्या कह सकती हूँ कि ए क्रॉस बी डेफिनेटली एक सेट होगा। कैसा सेट? जिसमें ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी के फॉर्म में होंगे, सच दैट कि ए बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट दैट इज ए को और स्मॉल बी बिलोंग करेगा सेकंड सेट कैपिटल बी को। क्लियर? इसी तरह अगर मैं कहती हूं, अगर मैं बात कर रही हूं बी क्रॉस ए की, तो डेफिनेटली अब मेरे ऑर्डर्ड पेयर अगर मेरे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी को बिलोंग कर रहे हैं सपोज, तो डेफिनेटली ये मेरा जो ए है पहला एलिमेंट पहले सेट को ही बिलोंग करेगा, भले ही वो कोई भी सेट हो। पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करेगा, चाहे वो कोई भी सेट हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ए है तो वो ए को ही बिलोंग करना चाहिए, बी है तो वो बी को ही बिलोंग करना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे ये किस फॉर्म में, किस वे में कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा गया है। पहले जो सेट लिखा गया है ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट उसी सेट से आएगा और सेकंड एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर? तो ये जो है ये वाली बात है कि अगर मैं ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, दैट इज ए क्रॉस बी की बात कर रही हूँ, तब ये डेफिनेशन हुई। ये मैंने समझाने के लिए बस आपको लिखा कि बी क्रॉस ए
भी लिखा जा सकता है। उसमें भी अगर ऑर्डर्ड पेयर ऐसे ही हैं, अगर कोई और ऐसा आपको मिल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसमें ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी के जैसे ही हैं, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि आपका पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा। नो, पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा जो मैंने आपको अभी बताया, और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। ये चीज ध्यान रखनी है। स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। क्लियर? अब देखते हैं आगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ के एक चीज और समझ में आती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पेयर के फॉर्म में है। इससे ये समझ में आता है कि रिलेशन में भी हमने पढ़ा था कि रिलेशन में भी जब भी हम बात करेंगे तो दो एलिमेंट्स या दो सेट्स की बात करते हैं इकट्ठा, यानी एक पूरा पेयर इन्वॉल्व होता है। पढ़ा था ना हमने फर्स्ट लेक्चर में। तो यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी एक पेयर इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ कनेक्शन है रिलेशन के साथ। क्या है वो जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे रिलेशन की तब एग्जैक्टली समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सपोज मैंने आपको कहा कि एक सेट है ए और उसमें एलिमेंट्स हैं 1,2, दो ही एलिमेंट्स हैं। एक सेट है बी और इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 3। ठीक है, और आपको मैंने कहा बताइए ए क्रॉस बी क्या होगा, सिमिलरली बी क्रॉस ए क्या होगा। ये आपसे मैंने पूछा है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो क्या होगा? सिंपल, हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ए क्रॉस बी का मतलब भी एक सेट होता है और इसमें हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? इस तरह से कि पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, यानी कि 3। ठीक है, अब नेक्स्ट पेयर क्या पॉसिबल है? पहला एलिमेंट हमने 2 ले लिया और दूसरा एलिमेंट 3 ले लिया। इसके अलावा तो कुछ और पेयर पॉसिबल नहीं है ना हमारे पास? नहीं। तो ए क्रॉस बी में ये दो पेयर्स आ गए जो कि एलिमेंट है इस ए क्रॉस बी के। इसी तरह हम बी क्रॉस ए के बारे में भी बात कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? पहला एलिमेंट बी का होगा, दैट इज 3, और सेकेंड एलिमेंट किसका होगा? ए का होगा, यानी 1। अब दूसरा पेयर क्या पॉसिबल है कि हम 3 को ले लें और दूसरा एलिमेंट 2 ले लें, यही पॉसिबल है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन ने जो पूछा था वो तो आपने बता दिया। अब जरा एनालाइज करिए कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हैं? नहीं है। यहाँ पे देखिए पेयर कैसा लिखा हुआ है 1,3 और यहाँ लिखा है 3,1। तो क्या ये दोनों पेयर्स इक्वल हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह 2,3 और 3,2, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये भी इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब अगर हमारे पास दो अलग सेट्स हैं ए और बी, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इस तरह से लिखा गया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो वो कभी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, इफ एक सेट है ए जो कि एम्प्टी सेट है और एक सेट है बी, वो भी एम्प्टी सेट है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होगा? पॉज करिए वीडियो को और सोचिए जरा। डेफिनेटली अब ए के पास कुछ भी नहीं है, बी के पास कुछ भी नहीं है, तो भाई पेयर कहां से आएगा? पेयर के बारे में क्या बात करें फिर, यानी कि ए क्रॉस बी भी 5 ही होगा। इसी तरह बी क्रॉस ए क्या होगा? बी क्रॉस ए भी 5 होगा। भाई जब ए और बी बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, तो हम उनके पेयर बनाने के बारे में क्या सोचें? पेयर तो तब होगा ना जब उनके पास कुछ होगा। हमने स्टार्टिंग में ही एक बात लिखी थी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए और बी जब हम लेंगे तो वो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। अब यहाँ पे एम्प्टी सेट्स हैं, तो एम्प्टी सेट्स के लिए बी क्रॉस ए या ए क्रॉस बी दोनों ही 5 होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो ध्यान रखना है ये चीज आपको। अगर मैं लिख रही हूं कि इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए सेट ए एंड सेट बी इज इनफाइनाइट, अगर मैंने ऐसा कहा कि ए और बी में से कम एक जो है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ए क्रॉस बी कैसा होगा? देन
ए क्रॉस बी फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, और बी क्रॉस ए कैसा होगा, बी क्रॉस ए इनफाइनाइट होगा कि फाइनाइट होगा? वीडियो को पॉज करिए और सोचिए जरा। डेफिनेटली इनफाइनाइट होगा। जब हमारे पास दोनों में से एक सेट इनफाइनाइट है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक सेट के बारे में आपको पता ही नहीं कि वो एंड कहाँ हो रहा है, तो पेयर बनाते बनाते तो आप चलते ही चले जाएंगे, तभी वो एंड ही नहीं होगा, है ना? तो डेफिनेटली ए क्रॉस बी कैसा होगा? इज ऑल्सो इनफाइनाइट। इसी तरह ये भी इनफाइनाइट ही होगा, बी क्रॉस ए भी, है ना? एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लीजिए, समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। अगर सपोज एक सेट है मेरे पास ए, इसमें ना एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कहाँ खत्म हो रहा है हमें नहीं पता भाई। बी है मेरे पास एक, इसके पास सपोज एक ही एलिमेंट है 1। अब मुझे ए क्रॉस बी चाहिए या बी क्रॉस ए चाहिए, बी क्रॉस ए लेते हैं, ठीक है? बी क्रॉस ए चाहिए, तो अब मैं अपना पहला एलिमेंट बी में से लूंगी 1, दूसरा एलिमेंट ए में से लूंगी 1,1, ठीक बात है। आराम से हम बनाते जाएंगे 1,2, 1,3, 1,4, है ना? पहला एलिमेंट बी से ले रहे हैं, दूसरा एलिमेंट ए से ले रहे हैं। अब भाई कहाँ तक बनाए? चलता चला जा रहा है, ये तो रुक ही नहीं रहा, चलता चला जाएगा, कोई एंड नहीं होगा इसका, जबकि इसके पास एक ही एलिमेंट था। एक एलिमेंट पे जब एंड नहीं हो रहा है तो और जितने ज्यादा एलिमेंट्स होंगे तो फिर एंड का कोई सवाल ही नहीं है, इसी में कोई सवाल नहीं है, तो एंड ही नहीं हो रहा। एंड नहीं हो रहा, इसका मतलब कैसा है? ये इनफाइनाइट है। इसी तरह ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो वो भी इनफाइनाइट होगा। बी क्रॉस ए इसलिए लिया मैंने ताकि आप ज्यादा अच्छे से इमेजिन कर सके इसको, ठीक है? आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। इफ अगर आपको ये बताया गया है कि सेट ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स p है, ठीक है, एंड सेट बी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स q है, देन हमेशा याद रखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, दोनों में ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे। और कितने होंगे? p मल्टीप्लाइड बाई q, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन q। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा बीच में। समझ में आई बात? एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक, ताकि अच्छे से और समझ में आ जाए। इसको हम डाल देते हैं बॉक्स में। छोटी सी चीज है लेकिन याद रखने की चीज है। एग्जाम्पल, सपोज आपके पास एक सेट है A और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5, और सपोज एक सेट है आपके पास B और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3। अब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B पूछा गया आपसे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A पूछा गया आपसे, तो डेफिनेटली दोनों बराबर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्या होंगे? जो एलिमेंट्स A के पास हैं, मतलब जितने एलिमेंट्स A के पास हैं और जितने एलिमेंट्स B के पास हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा? 15। सिमिलरली यहाँ पर भी आप वही करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिखें या 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, एक ही बात है। अल्टीमेटली दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर आएंगे। अब मैं एलिमेंट्स बोल रही हूँ बार बार, एलिमेंट्स डेफिनेटली पेयर के फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है? तो ये आपको बहुत जरूरी है याद रखना, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसको हम कैसे कैसे रिलेट कर सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे, जैसे रिलेशंस देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे कि क्या होते हैं रिलेशंस। और बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं चैप्टर, लेकिन फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ पाता कि असल मायने में रिलेशन है क्या। तो इंशाल्लाह उसको आने वाले लेक्चर्स में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि रिलेशन क्या है और फिर फंक्शन क्या है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय।